हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मजहर शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दमा के बारे में। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की वजह से अस्थमा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल भारत में तकरीबन 20 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हो जाते हैं। किसी भी अस्थमा के मरीज के लिए ठंडी का मौसम, पालतू पशुओं के साथ खेलना, उनकी पीठ को सहलाना, उनकी गंध को सूंघना या धुएं के कांटेक्ट में आना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं अस्थमा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अस्थमा के लक्षण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं और इसके लिए होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अस्थमा क्या है। किसी शख्स के लंग्स तक हवा ना पहुंच पाने के कारण उसे सांस लेने में होने वाली तकलीफ को अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो फेफड़े और हमारे एयरवेव यानी हवा अंदर और बाहर लेने के रास्ते में जलन और सूजन का कारण बनती है। इस कंडीशन में मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। अस्थमा में मस्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स के साथ मिलकर एयरवे में सूजन ला लेते हैं। ये मरीज को घरघराहट, खांसी, यहाँ तक कि सांस की तकलीफ के दौरे भी पड़ते हैं। अस्थमा से पीड़ित मरीज को ये दौरे आमतौर पर सुबह जल्दी या देर रात होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अस्थमा के दौरे के दौरान मरीज के एयरवेव के आसपास की मसल्स कस जाते हैं, जिससे नली का अंदर का डायमीटर कम हो जाता है। नतीजतन हवा का फ्लो भी कम हो जाता है और एयरवेव की सूजन बढ़ जाती है। वहीं एयरवे में बलगम आने के कारण हवा के फ्लो को और डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब बात करते हैं अस्थमा के लक्षण के बारे में। आमतौर पर अस्थमा के लक्षणों में सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, खांसी होना शामिल है। इन सभी लक्षणों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और कुछ मामले में अस्थमा से पीड़ित लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है, क्योंकि ये लक्षणों को वो आम सर्दी जुकाम या एलर्जिक रिएक्शन समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। अस्थमा के कुछ मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें लोगों को कई सारी परेशानियां जैसे दिल की धड़कन का तेज़ी से बढ़ना, इन्हेलर का बार बार इस्तेमाल करना, सांस लेने की समस्या का बढ़ना, इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कुछ कंडीशन है जिससे अस्थमा के मरीज़ की तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन चीज़ों को मेडिकल लैंग्वेज में अस्थमा ट्रिगर कहा जाता है। अस्थमा ट्रिगर में मरीज का एयर पैसेज अफेक्टेड हो जाता है और वो बलगम से भर जाता है। अस्थमा को ट्रिगर करने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले जिस चीज़ में अस्थमा की तकलीफ बढ़ती है या ट्रिगर होती है वो है केमिकल और फ्रेगनेंस। अगर कोई व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग केमिकल और फ्रेगनेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसे अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है जिससे अस्थमा के मरीज़ की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो पराग यानी पोलन। अक्सर अस्थमा पराग यानी पोलन के कारण भी हो सकता है। पराग ये झाड़ और पौधे से उनके फल और फूल आने के मौसम में निकलने वाले बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के ज़रिए मरीज के एयर स्पेस में पहुंच जाते हैं। इसके वजह से मरीज की तकलीफ और बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जिससे अस्थमा के मरीज की तकलीफ़ें बढ़ती है वो है तंबाकू का इस्तेमाल। दमा की बीमारी उस शख्स को भी हो सकती है जो तंबाकू सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी हमारे एयर पैसेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। वहीं इन चीज़ों के धुएं से लंग में मौजूद अल्वेला में सूजन आ जाती है। अल्वेला का काम लंग में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करना होता है, लेकिन बीड़ी सिगरेट के धुएं से अल्वेला अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और मरीज़ को हांफने लगता है। चौथा कारण जिससे अस्थमा के मरीज़ की तकलीफ़ें और बढ़ जाती है वो है मौसम का बदलना। मेन रूप से सर्दी में ठंडी हवा का चलना या बारिश में ठंडी हवा का चलना। कई बार मौसम के बदलने से भी अस्थमा के मरीज़ की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये समस्या सर्दी के मौसम में और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सर्दी के मौसम में अस्थमा के मरीज़ वालों ने अपने सेहत पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ठंडी हवा आपके एयर पैसेज में ज़्यादा बलगम बनाती है। पाँचवा कारण जिस चीज़ से अस्थमा की मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ती है वो है पालतू जानवर के बाल। अगर आप पालतू जानवर के साथ खेलना पसंद करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी आपके दमा को बढ़ा सकती है या आपको दमा का मरीज़ बना सकती है। अब बात करते हैं अस्थमा के अलग अलग टाइप के बारे में। अस्थमा में कई टाइप है। सबसे पहले है और कॉमन टाइप है
ब्रोंकियल अस्थमा, जो फेफड़ों में मौजूद ब्रोंकाइटिस को प्रभावित करता है। अस्थमा का दूसरा आम टाइप है चाइल्डहुड अस्थमा, यानी बचपन में शुरू होने वाला अस्थमा, और एडल्ट अस्थमा, यानी वयस्कों में शुरू होने वाला अस्थमा। एडल्ट अस्थमा आमतौर पर 20 साल की उम्र के बाद अपने लक्षण बताता है। इसके अलावा अस्थमा के दूसरे और कुछ टाइप भी हैं, जैसे कि एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, एक्यूपेशनल अस्थमा यानी धूल धुएं में काम करने वाले लोगों का अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा या एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। अब बात करते हैं अस्थमा के निदान, यानी कि इसकी पहचान कैसे की जाए, इसका डायग्नोसिस के बारे में। अस्थमा की जांच के लिए मरीज़ की शारीरिक परीक्षण, उसके फेफड़ों के काम करने का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट और कुछ उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, जैसे एलर्जिक टेस्ट और कई तरह के इमेजिंग टेस्टिंग। समझते हैं इनके बारे में डिटेल में। आपके फेफड़ों की काम करने की कैपेसिटी मापने के लिए टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि जब आप सांस लेते हैं तो कितनी एयर फेफड़ों तक अंदर जा रही है। इसलिए कुछ टेस्ट है, जिसमें पहला टेस्ट है स्पायरोमेट्री टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज़ को गहरी सांस लेने के दौरान ये देखा जाता है कि आप कितनी तेज़ी से सांस ले सकते हैं और कितनी तेज़ी से छोड़ सकते हैं। इस टेस्ट में ब्रोंकियल ट्यूब के संकोचन का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके अलावा पीक फ्लो टेस्ट और लंग फंक्शन टेस्ट से भी अस्थमा का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा फेफड़ों का या साइनस का हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन और छाती के एक्सरे से किसी भी टाइप की लंग की बीमारी को पहचाना जा सकता है। वहीं एलर्जिक टेस्टिंग में खून की जांच और स्किन की जांच शामिल होती है। इस टेस्ट की मदद से एलर्जी की पहचान की जाती है, जैसे कि अगर मरीज़ को पालतू जानवरों से एलर्जी, धूल, पोलन से होने वाली एलर्जी होने का डाउट हो तो इस टेस्ट की मदद से उसे क्लियर किया जाता है। वहीं स्पुटम टेस्ट भी करके अस्थमा का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में मरीज़ के खांसी के दौरान निकलने वाली लाल और थूक के मिश्रण को कुछ जांच की जाती है, जिसमें इओसिनोफिल्स देखे जाते हैं। जब अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं तो उस दौरान वाइट ब्लड सेल्स मरीज़ के बलगम या थूक में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं और अस्थमा से काफ़ी परेशान हैं तो आप होम्योपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल से इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक के बच सकते हैं। होम्योपैथिक में डॉक्टर क्रैकवेक कंपनी की अस्थमा के लिए ड्रॉप आती है R43। ये दवा बच्चों और बड़ों दोनों के अस्थमा में काम करती है। सांस लेने में तकलीफ, खांसी, छाती में घरघराहट, सीने में जकड़न, छाती में बलगम बनना, इन सभी चीज़ों को ये आराम दे सकती है। जिन लोगों के फैमिली में अस्थमा या एलर्जी की हिस्ट्री है उनमें अस्थमा होने का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों में भी ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इन सभी हालात में इस ड्रॉप की 20-20 बूंदें दिन में से 3 टाइम आपको आधा कप पानी में डालकर लेना होती है। इस दवा की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास अस्थमा से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।